नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं विकास। देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों, रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ा पेंशन का मुद्दा काफी लंबे समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई राहत, हायर पेंशन का विकल्प, पुराने सेवा रिकॉर्ड, पेंशन की सही गणना और पूरी पेंशन व्यवस्था को आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की मांग अलग अलग मंचों पर बार बार उठाई जा रही है। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया और तमाम संगठनों के जरिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते डीए की मांग को लेकर कई तरह की बातें और दावे सामने आते रहते हैं। इसीलिए आज इस पूरे मुद्दे को किसी भी तरह के भावनात्मक दावों से दूर रखते हुए उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक रूप से चल रहे प्रस्तावों और पेंशन धारकों की जमीनी चिंताओं के आधार पर समझना बेहद आवश्यक है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि किसी भी मांग, प्रस्ताव, बैठक या कथित आंतरिक बातचीत को तब तक अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता, जब तक कि संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, आदेश या बजट से जुड़ा स्पष्ट दस्तावेज जारी न हो जाए। हमारे इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेंशन धारकों तक केवल वही जानकारी पहुंचे जो उन्हें किसी भ्रम में डालने के बजाय वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा सके। ईपीएस 95 व्यवस्था से जुड़े पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी और पुरानी मांग यही रही है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा सीमा से बढ़ाया जाए। कई कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों ने समय समय पर 7,500 रुपये फिक्स पेंशन और साथ में महंगाई भत्ते की मांग सरकार के समक्ष रखी है। इस मांग के पीछे का मुख्य कारण यह है कि दशकों तक सेवा देने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को आज जो पेंशन मिल रही है, वह मौजूदा महंगाई और जीवन यापन के खर्च के हिसाब से काफी कम महसूस होती है। दवाइयों के खर्च, खाने पीने की वस्तुएं, घर का किराया, बिजली का बिल, यात्रा और अन्य दैनिक जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने सीमित पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों की आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग अब सिर्फ किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सार्वजनिक विमर्श का रूप ले चुकी है। हालांकि यहां यह स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग होना और सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से लागू करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई पक्का गजट नोटिफिकेशन या शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक इसे लागू हो चुका नियम मान लेना सही नहीं होगा। सभी पेंशन भोगियों के लिए सबसे सुरक्षित और सही तरीका यही है कि वे केवल ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। पेंशन बढ़ाने की बातचीत के साथ साथ वित्तीय संसाधनों का सवाल भी खड़ा होता है। ईपीएस 95 एक विशाल सामाजिक सुरक्षा ढांचा है और इसमें पेंशन भुगतान की निरंतरता, कर्मचारियों का अंशदान, फंड का कुल आकार, सरकारी मदद और भविष्य की देनदारियां जैसे कई आर्थिक पहलू गहराई से जुड़े हैं। केवल यह तर्क देना काफी नहीं होता कि फंड में एक बड़ी धनराशि जमा है और उसी के आधार पर तुरंत बढ़ी हुई पेंशन लागू कर दी जाए। किसी भी बड़े वित्तीय संशोधन के लिए लंबे समय के आर्थिक प्रभाव का आकलन करना होता है। इसमें वर्तमान पेंशनरों की संख्या, भविष्य में जुड़ने वाले नए पेंशन भोगियों की तादाद, फंड में आने वाला मासिक योगदान, निवेश से मिलने वाला रिटर्न, प्रशासनिक खर्चे और सरकार द्वारा दी जाने वाली संभावित सब्सिडी जैसे तमाम आर्थिक दायित्वों का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि पेंशन भोगियों की वाजिब जरूरतों को समझने के साथ साथ सरकार और ईपीएफओ के वित्तीय पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हमारा मकसद किसी पक्ष पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि स्थिति को सरल शब्दों में पेश करना है, ताकि सभी लोग यह समझ सकें कि किसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए केवल विचार विमर्श काफी नहीं होता, बल्कि विधिवत प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय आवंटन जरूरी होता है। ईपीएस 95 के मामले में एक और गंभीर पहलू पुराने सर्विस रिकॉर्ड और दस्तावेजों का है। बहुत से पेंशन धारक ऐसी कंपनियों या कारखानों में काम कर चुके हैं जो आज बंद हो चुके हैं, जिनका मैनेजमेंट बदल गया है या जिनके पुराने रिकॉर्ड अब आसानी से नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में पुराना सैलरी रिकॉर्ड, कुल सेवा अवधि, कंपनी का विवरण और पीएफ अंशदान के पुराने कागज जुटाना एक बेहद कठिन काम बन जाता है।
उम्र के इस पड़ाव में बुजुर्गों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाना और पुराने दस्तावेज तलाशना एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर यह संतुलन बनना जरूरी है कि रिकॉर्ड की पूरी जांच भी हो और केवल तकनीकी अड़चनों की वजह से किसी असली हकदार को परेशानी न झेलनी पड़े। जहां डिजिटल डेटा मौजूद है, वहां तकनीक के माध्यम से प्रक्रिया को तुरंत आसान बनाया जाना चाहिए और जहां पुराने कागज नहीं मिल पा रहे हैं, वहां वैकल्पिक सत्यापन प्रणाली बनाकर मामलों को निपटाना चाहिए। यह समस्या विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अहम है जिनकी नौकरी कई दशक पहले की है। हायर पेंशन के मामलों में भी पात्रता और दस्तावेजों की जांच एक मुख्य कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 नवंबर 2022 को दिए गए फैसले के बाद ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर ईपीएफओ ने कई जरूरी दिशा निर्देश और नियम जारी किए। लेकिन इस विषय को समझते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि हायर पेंशन का विकल्प और 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग दो अलग अलग विषय हैं। उच्च पेंशन का संबंध वास्तविक वेतन, सेवा इतिहास, अतिरिक्त अंशदान और पात्रता के नियमों से है, जबकि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग एक संपूर्ण नीतिगत और वित्तीय फैसले से जुड़ी है। इन दोनों को एक जैसा समझना गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए अप्लाई किया है, उन्हें अपने आवेदन का स्टेटस और ईपीएफओ के आधिकारिक सर्कुलर पर नजर रखनी चाहिए। वहीं न्यूनतम पेंशन वृद्धि की उम्मीद कर रहे पेंशन भोगियों को सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में पेंशन भोगी संगठनों द्वारा समय समय पर किए जा रहे प्रदर्शनों, झांपनों और सम्मेलनों की खबरें आती रहती हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी सहित कई संगठनों ने लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। इन संगठनों की तरफ से 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के कई शहरों में पेंशनर्स के शांतिपूर्ण कार्यक्रम भी देखने को मिले हैं। इन प्रयासों को लोकतंत्र में अपनी बात रखने के एक वैधानिक माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन किसी भी आंदोलन से जुड़ी खबरों, चर्चाओं या कथित सरकारी आश्वासनों को तब तक अंतिम नहीं मानना चाहिए जब तक उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि न हो। सोशल मीडिया के किसी भी मैसेज को सरकारी फैसला न समझें और संगठनों के बयानों व आधिकारिक सरकारी आदेशों के बीच के अंतर को स्पष्ट रखें। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग पर सबसे अहम चर्चा इसके आर्थिक संतुलन पर आकर टिकती है। यदि न्यूनतम पेंशन की राशि में बड़ा बदलाव किया जाता है, तो उसका प्रभाव केवल आज के भुगतान पर ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों के वित्तीय ढांचे पर पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई कहां से होगी, इसका स्थायी फंड मॉडल क्या होगा और भविष्य के पेंशन भुगतान पर इसका क्या असर पड़ेगा। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त राशि और सरकारी सहयोग मिलना चाहिए। वहीं वित्तीय संस्थानों को पूरे फंड की दीर्घकालिक सुरक्षा देखनी होती है। एक उचित समाधान वही हो सकता है जहां बुजुर्गों की जरूरत और फंड की स्थिरता दोनों के बीच बेहतर तालमेल बने। इसके साथ ही एक और जरूरी पहलू यह है कि ईपीएफओ के कुल निवेश और फंड के आकार को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर अलग अलग आंकड़े शेयर किए जाते हैं। कई बार पूरे ईपीएफओ के कुल फंड को केवल ईपीएस 95 का फंड बताकर पेश कर दिया जाता है, जबकि ईपीएफओ की अलग अलग योजनाएं और उनका वित्तीय ढांचा पूरी तरह अलग होता है। किसी भी बड़े आंकड़े की बात करते समय यह साफ होना चाहिए कि वह किस फंड और किस योजना से संबंधित है। इसी प्रकार ईटीएफ या सरकारी सिक्योरिटीज में किए गए निवेश से मिलने वाले रिटर्न को सीधे तौर पर तुरंत बांटी जाने वाली नकद राशि नहीं माना जा सकता। निवेश की गई पूंजी, उससे होने वाली आमदनी, लिक्विडिटी और भविष्य की देनदारियों में बड़ा अंतर होता है। इसीलिए हम अपने सभी दर्शकों से यह अपील करते हैं कि किसी भी वायरल आंकड़े को बिना आधिकारिक वित्तीय रिपोर्ट के अंतिम सच न मानें। पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ पेंशन राशि बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और सही समय पर सही जानकारी मिलना भी उतना ही जरूरी है। कई वरिष्ठ नागरिकों को यह समझने में परेशानी आती है कि उनका क्लेम किस स्टेज पर है, कौन से दस्तावेज जमा करने हैं और किस अधिकारी से संपर्क करना है।
डिजिटल सिस्टम ने कई काम आसान किए हैं, लेकिन जिन बुजुर्गों को इंटरनेट और कंप्यूटर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनके लिए मानवीय मदद की बहुत जरूरत रहती है। इसीलिए भविष्य में पेंशन प्रक्रिया को और सहज बनाने के लिए विशेष हेल्प डेस्क, सरल गाइडलाइंस, स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र और आसान सत्यापन प्रणाली काफी मददगार साबित हो सकती है। विशेषकर उन मामलों में जहां पेंशन धारक बहुत बुजुर्ग हैं या पुरानी कंपनी पूरी तरह बंद हो चुकी है, वहां नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाना जरूरी है। बहुत से पेंशनर्स यह भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अपने पेंशन रिकॉर्ड की पूरी और स्पष्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। यदि सेवा काल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ, अंशदान और पेंशन कैलकुलेशन का पूरा विवरण साफ तौर पर उपलब्ध हो, तो कई तरह के विवादों को टाला जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या सर्विस पीरियड से जुड़ी किसी भी गलती को सुधारने की व्यवस्था भी आसान और तेज होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जहां पेंशनभोगी खुद अपनी फाइल का स्टेटस देख सकें, पेंडिंग कागजात की जानकारी पा सकें और अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकें, वह सभी बुजुर्गों के लिए बेहद मददगार और राहत भरा कदम साबित होगा।